आज हम कक्षा 11 के लिए एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तक रसायन विज्ञान के चैप्टर 13 के 5वें एवं अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे। इस भाग में आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में जानेंगे। इससे पहले के 4 भागों में आप एल्केन, एल्कीन एवं एल्काइन के बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं। एरोमेटिक यौगिकों में बहुत ज़्यादा असंतृप्तता होते हुए भी ये अत्यधिक स्थायित्व दर्शाते हैं, जो इनको विशिष्ट बनाता है। आइए जानते हैं एरोमेटिक यौगिकों के बारे में। हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में क्या पढ़ने वाले हैं? हमें पढ़ना है नामकरण एवं समावयवता, बेंजीन की संरचना, अनुनाद एवं बेंजीन का स्थायित्व, एरोमेटिकता। इसके अलावा बेंजीन को बनाने की विधियाँ, बेंजीन के भौतिक एवं रासायनिक गुण, क्रियात्मक समूह का दिशात्मक प्रभाव और अंत में हम देखेंगे कैंसर जन्य गुण तथा विषाक्तता। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को एरीन भी कहते हैं क्योंकि इनके अधिकांश यौगिकों में विशिष्ट गंध, ग्रीक शब्द एरोमा से ये बना है जिसका अर्थ होता है सुगंध। ऐसे यौगिकों को एरोमेटिक यौगिक नाम दिया गया है। अधिकतर ऐसे यौगिकों में बेंजीन वलय पाई जाती है। यद्यपि बेंजीन वलय अति असंतृप्त होती है, परंतु अधिकतर अभिक्रियाओं में बेंजीन वलय अति असंतृप्त बनी रहती है। एरोमेटिक यौगिकों के कई उदाहरण ऐसे भी हैं जिनमें बेंजीन वलय नहीं होती है, किंतु उनमें अन्य अति असंतृप्त वलय होती है। जिन एरोमेटिक यौगिकों में बेंजीन वलय होती है उन्हें बेंजीनॉइड, तथा जिसमें बेंजीन वलय नहीं होती है उन्हें नॉन बेंजीनॉइड या अबेंजीनॉइड कहते हैं। अभी कुछ ऐसे यौगिक भी ज्ञात हैं जिनमें सुगंध नहीं होती है, फिर भी वो एरोमेटिक होते हैं। एरीन के कुछ उदाहरण यहाँ आप देख रहे हैं: बेंजीन, टोलुइन, नेफ्थलीन, बाइफेनिल। एरोमेटिक यौगिकों का नामकरण आप पहले पढ़ चुके हैं। बेंजीन के सभी 6 हाइड्रोजन परमाणु समतुल्य हैं, अतः ये एक प्रकार का एकल प्रतिस्थापी उत्पाद बनाती हैं। यदि बेंजीन के 2 हाइड्रोजन परमाणु 2 समान या भिन्न एक संयोजी परमाणु या समूह द्वारा प्रतिस्थापित हों तो 3 विभिन्न स्थिति समावयव संभव हैं। ये 1,2 या 1,6 ऑर्थो कहलाते हैं, 1,3 अथवा 1,5 मेटा कहलाते हैं तथा 1,4 पैरा हैं। द्विप्रतिस्थापित बेंजीन के कुछ उदाहरण आप यहाँ देख रहे हैं। ये एकल प्रतिस्थापी है, मैथिल बेंजीन, टोलुइन जिसको कहते हैं। ये ऑर्थोजाइलिन है, 1,2 डाईमेथिल बेंजीन। अगर ये दूसरा मैथिल समूह इस पोजीशन पे होता जो 6th पोजीशन है तो भी ये ऑर्थो समावयव होता। ये मेटाजाइलिन है, इसमें दोनों मैथिल समूह 1 और 3 पोजीशन पर हैं, और अगर 1 और 4 पर होता है तो जैसा आपको बताया अभी ये पैराजाइलिन है, 1,4 डाईमेथिल बेंजीन। तो आप देख रहे हैं कि समावयवता जो है वो मोनोप्रतिस्थापी बेंजीन केवल एक समावयव होता है। द्विप्रतिस्थापी जो होती है उसके 3 समावयव संभव है, ऑर्थो, मेटा और पैरा। 3 प्रतिस्थापी अगर होते हैं बेंजीन वाले पे तो वहाँ नंबर देना पड़ता है। अब हम बेंजीन की संरचना की बात करते हैं। बेंजीन को सर्वप्रथम माइकल फेराडे ने सन 1825 में प्राप्त किया। बेंजीन का अणुसूत्र C6H6 है जो उच्च असंतृप्तता दर्शाता है। यह अणुसूत्र संगत एल्केन, एल्कीन तथा एल्काइन से कोई संबंध नहीं बताता है। इसके विशिष्ट गुण तथा असामान्य स्थायित्व के कारण इसकी संरचना निर्धारित करने में कई वर्ष लग गए। बेंजीन एक स्थायी अणु है और ट्राइओजोनाइड बनाता है जो 3 द्विआबंध यानी 3 डबल बॉन्ड की उपस्थिति को इंगित करता है। बेंजीन केवल एक प्रकार का एकल प्रतिस्थापी व्युत्पन्न बनाता है जो बेंजीन के 6 कार्बन तथा 6 हाइड्रोजन की समानता को इंगित करता है। इन प्रेक्षणों के आधार पर आगुस्ट केकुले ने सन 1865 में बेंजीन की एक संरचना दी जिसमें 6 कार्बन परमाणु की
चक्रीय व्यवस्था बताई गई। उसमें एकांतर क्रम में द्विआबंध हैं तथा प्रत्येक कार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। ये आप देख रहे हैं, ये 6 कार्बन है और इनमें एकांतर क्रम में द्विबंध है और हर कार्बन के पास में एक हाइड्रोजन है और उसको इस प्रकार भी दर्शाया जा सकता है। केकुले संरचना 1,2 डाइब्रोमो बेंजीन के 2 समावयवों की संभावना व्यक्त करती है। एक समावयव में दोनों ब्रोमीन परमाणु द्विआबंधित कार्बन परमाणुओं से जुड़े रहते हैं, जबकि दूसरे समावयव में एकल आबंधित कार्बन परमाणुओं से। यहाँ आप देख रहे हैं जो 2 Br हैं, ये इनके बीच में, इन दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पर ये द्विबंध है। परंतु बेंजीन केवल एक ही ऑर्थो द्विप्रतिस्थापित उत्पाद बनाती है। इस समस्या का निराकरण केकुले ने बेंजीन में द्विआबंध के दोलन यानी ऑसिलेशन की प्रकृति पर विचार करके प्रस्तावित किया। इससे भी बेंजीन की संरचना के असामान्य स्थायित्व तथा योगात्मक अभिक्रियाओं की तुलना में प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की प्राथमिकता को नहीं समझाया जा सका, जिसे बाद में अनुनाद द्वारा समझाया गया। इस प्रकार से ये ऑसिलेटिंग स्ट्रक्चर है और इसके द्वारा भी बेंजीन के स्थायित्व को नहीं समझाया जा सका। संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार द्विबंध के दोलन को अनुनाद के द्वारा समझाया गया। बेंजीन विभिन्न अनुनादी संरचनाओं का संकर है। केकुले ने 2 मुख्य संरचनाएं, ये फर्स्ट और सेकंड दी। अनुनाद संकर की षटभुजीय संरचना, ये अनुनाद संकर है, इसकी जो षटभुजीय संरचना है उसमें व्रत, ये जो रिंग देख रहे हैं आप, या बिंदु व्रत जो डॉटेड लाइंस के द्वारा दिखाया गया है, में इसमें प्रदर्शित किया गया है। आप देख रहे हैं व्रत बेंजीन वलय के 6 कार्बन परमाणु पर विस्थानीकृत यानी डीलोकेलाइज्ड 6 इलेक्ट्रॉनों को दर्शाता है। कक्षीय अतिव्यापन द्वारा बेंजीन की संरचना दर्शाई गई है। हर कार्बन sp2 संकरित है। समतल षटभुजीय आकृति बन रही है। ये जो आकृति आप देख रहे हैं ये एक ही तल में है यानी समतलीय है और षटभुजीय आकृति है, 6 भुजाएं हैं। हर कार्बन जैसा भी बताया sp2 संकरित है। विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति में बेंजीन वलय परिकल्पित साइक्लोहेक्साट्राइन की तुलना में अधिक स्थायी है। यानी तीनों बंध अगर फिक्स होते, एक ही स्थान पर स्थायी होते, उसकी तुलना में बेंजीन ज़्यादा स्थायी है। एक्स किरण विवर्तन आंकड़े बेंजीन के समतलीय अणु को दर्शाते हैं। बेंजीन की उपरोक्त संरचना सही होती तो दोनों प्रकारों में कार्बन कार्बन बंध लंबाई की अपेक्षा की जाती, जबकि एक्स किरण आंकड़ों के अध्ययन के आधार पर 6 समान कार्बन कार्बन आबंध लंबाई 139 पिकोमीटर पाई गई, जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बंध लंबाई 134 पिकोमीटर के बीच की है। अतः सामान्य परिस्थितियों में बेंजीन पर शुद्ध द्विबंध की अनुपस्थिति बेंजीन पर योगात्मक अभिक्रिया होने से रोकती है। यह बेंजीन के असाधारण व्यवहार को स्पष्ट करती है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर ये जो बंध है ये कभी द्विबंध 1 और 2 के बीच में है, कभी 1 और 6 के बीच में है। इसलिए ये जब इस प्रकार से होता है तो इसके अतिरिक्त स्थायित्व को दर्शाता है। अगर ये बंध फिक्स होता तो इसमें योगात्मक अभिक्रियाएं होती, जबकि बेंजीन में योगात्मक अभिक्रियाएं नहीं होती है। तो ये जो असाधारण व्यवहार है ये अनुनाद के द्वारा स्पष्ट किया गया। बेंजीन को पेरेंट एरोमेटिक यौगिक माना, लेकिन अब एरोमेटिक यौगिक सभी वलय वाले यानी रिंग वाले यौगिकों को कहा जाता है, चाहे उसमें बेंजीन रिंग हो या नहीं हो। ये यौगिक समतलीयता, वलय में इलेक्ट्रॉन का संपूर्ण विस्थानीकरण, वलय में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, जहां n एक पूर्णांक है जो 0, 1 या 2 हो सकता है और इसे हक्कल नियम द्वारा भी जाना जाता है, से दर्शाते हैं। एरोमेटिक यौगिकों के कुछ उदाहरण ये आपके सामने हैं, जिनमें बेंजीन वलय नहीं है लेकिन ये एरोमेटिक है, क्योंकि इनमें
हक्कल के नियम की पालना हो रही है और इनकी आकृति समतलीय है। साइक्लोहेप्टाट्राइइनाइल कैटायन ये आप देख रहे हैं, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन आप देख रहे हैं, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन ये सब एरोमेटिक यौगिकों के उदाहरण हैं। तो अभी हमने देखा कि एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं, उनमें अतिरिक्त स्थायित्व क्यों होता है। आपने देखा अनुनाद के कारण इनमें अतिरिक्त स्थायित्व होता है और इसी वजह से ये योगात्मक अभिक्रियाएं नहीं दर्शाते हैं जैसे कि एल्कीन और एल्काइन दर्शाते हैं। अब हम पढ़ेंगे बेंजीन के बारे में, बेंजीन का विरचन, उसके भौतिक गुण और उसके रासायनिक गुण। बेंजीन को व्यापारिक उपयोग के लिए कोल तार से प्राप्त किया जाता है। इथाइन यानी एसिटिलीन का चक्रीय बहुलकीकरण करने से बेंजीन का निर्माण होता है, जो हम एल्काइन में पढ़ चुके हैं। दूसरी विधि है एरोमेटिक अम्लों का विकार्बोक्सिलीकरण और तीसरा है फिनोल का अपचयन। जैसा बताया कि एथाइन का चक्रीय बहुलकीकरण हम पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं एरोमेटिक अम्लों का विकार्बोक्सिलीकरण। बेंजोइक अम्ल के सोडियम लवण को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर बेंजीन प्राप्त होती है। ये विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया है। इसमें यहाँ पर ये कार्बन खत्म हो जाता है, ये कार्बन उत्पाद में यानी बेंजीन में नहीं रहता है, इसलिए इसे विकार्बोक्सिलीकरण कहते हैं। फिनोल की वाष्प को जिंक चूर्ण पर प्रवाहित करने से बेंजीन में अपचयित हो जाती है, तो फिनोल के अपचयन से भी हम बेंजीन बनाते हैं। बेंजीन के भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में हम पढ़ेंगे। भौतिक गुणधर्म की बात करें तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अध्रुवीय अणु है। ये विशिष्ट गंध युक्त, रंगहीन द्रव या ठोस होते हैं। आप नेफ्थलीन की गोलियों के बारे में जानते हैं। इसकी विशिष्ट गंध तथा कीट प्रतिकर्षी होने के कारण इसे शौचालय में तथा कपड़ों को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग में लाते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जल में अविलय तथा कार्बनिक विलायकों में विलय हैं। ये कजली यानी सूटी लो के साथ जलते हैं क्योंकि इनमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है। एरीन यानी एरोमेटिक यौगिकों की अभिलाक्षणिक अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। विशेष परिस्थितियों में ये योगात्मक तथा ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी दर्शाते हैं। साधारणतया एरीन नाइट्रीकरण, हेलोजनीकरण, सल्फोनीकरण, फ्रीडेलक्राफ्ट एल्कलीकरण, फ्रीडेलक्राफ्ट एसिटिलीकरण आदि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दर्शाते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रॉन रागी एक आक्रमणकारी अभिकर्मक E+ के रूप में दर्शाया जाता है। ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया आप देख रहे हैं। इसमें ये इलेक्ट्रॉन स्नेही E+ बेंजीन वलय में जुड़ रहा है, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर रहा है और इस स्थान से हाइड्रोजन H+ के रूप में अलग हो गया, इसलिए इसको कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन स्नेही E+ के द्वारा हो रही है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे नाइट्रीकरण, यदि बेंजीन वलय को सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको नाइट्रीकरण मिश्रण कहते हैं, के साथ गर्म किया जाता है तो बेंजीन वलय में नाइट्रो समूह जो इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है प्रविष्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन हट करके नाइट्रो समूह आ गया है, तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन हुआ है और नाइट्रो समूह का बेंजीन वलय में समावेश हुआ है। हेलोजनीकरण लुईस अम्ल जैसे फेरिक क्लोराइड तथा फेरिक ब्रोमाइड या एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एरीन हेलोजन से अभिक्रिया कर हेलो एरीन बनाते हैं। तो यहाँ क्लोरीन से निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में ये क्या बन रहा है, क्लोरोबेंजीन बन रहा है। इसी प्रकार से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करके बेंजीन वलय के हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर सल्फोनिक अम्ल समूह का जुड़ना सल्फोनीकरण या सल्फोनेशन कहलाता है। तो ये बेंजीन सल्फोनिक अम्ल इसमें बनता है। फ्रीडेलक्राफ्ट एल्कलीकरण या एल्काइलेशन, इसमें एल्किल समूह को समावेशित करना है बेंजीन वलय पर। एल्किल हैलाइड CH3Cl और निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड को लेते हैं
तो इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन होता है और टॉलुइन का निर्माण होता है। अगर आप C2H5Cl लेंगे तो यहाँ पर एथिल बेंजीन का निर्माण होगा। फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलीकरण या एसिटलीकरण, एसिटाइल क्लोराइड के साथ जब क्रिया कराते हैं, अभी हमने देखा था एल्कलीकरण, उसमें एल्किल हैलाइड लिया था, यहाँ पर हम एसिटिल क्लोराइड ले रहे हैं। निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ गर्म करने पर एसिटोफिनोन बन रहा है, Cl यहाँ से अलग हो रहा है और COCH3 समूह यहाँ जुड़ रहा है, तो एसिटोफिनोन बनता है। इसके एसिटाइल क्लोराइड के स्थान पर हम एसिटिक एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया कराने पर भी एसिटाइल समूह आ जाता है और एसिटोफिनोन बनता है। अगर यहाँ पर आप बेंजोइल क्लोराइड लेते हैं तो बेंजोफिनोन बनता। अगर इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक को आधिक्य में यानी एक्सेस में लिया जाए तो पुनः प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा बेंजीन के दूसरे हाइड्रोजन उत्तरोत्तर प्रतिस्थापित होंगे, यानी लगातार जो भी हाइड्रोजन उसके अंदर है बेंजीन वाले में वो प्रतिस्थापित होते जाएंगे। जैसे बेंजीन की क्लोरीन की आधिक्य के साथ निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर हेक्साक्लोरोबेंजीन प्राप्त की जा सकती है। अब हम इस इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि देखते हैं। 3 पदों में ये संपन्न होती है। पहले पद में इलेक्ट्रॉन स्नेही E+ की उत्पत्ति होती है, दूसरे पद में कार्ब धनायन यानी एरिनियम आयन का बनना होता है और तीसरे पद में प्रोटॉन का विलोपन होता है, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन होता है। आइए देखते हैं पहला पद इलेक्ट्रॉन स्नेही की उत्पत्ति। इसमें आप देख रहे हैं कि जो Cl2 है, क्लोरीन है, वो एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ में क्रिया करके क्लोरोनियम आयन बनाता है जो इलेक्ट्रॉन स्नेही बन गया है। ये अभिक्रिया में बेंजीन के साथ जुड़ेगा और उसमें हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो हैलोजन वाहक का कार्य कर रहा है, AlCl4- के रूप में ये हैलोजन वाहक बना देता है। CH3Cl के साथ क्रिया होती है तो CH3+ बनता है, मिथाइल कार्बोनियम आयन जो इलेक्ट्रॉन स्नेही का काम करता है। अगर एसिटाइल क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं तो ये CH3CO+ आयन बनता है जो इलेक्ट्रॉन स्नेही का काम करेगा। नाइट्रोनियम आयन की उत्पत्ति की प्रक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल अम्ल की भांति और नाइट्रिक अम्ल क्षार की भांति कार्य करता है, अतः ये साधारण अम्ल क्षारक अभिक्रिया है। सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया हो रही है नाइट्रिक अम्ल से, सल्फ्यूरिक अम्ल अम्ल का काम कर रहा है, H दे रहा है इसको नाइट्रिक अम्ल को, तो इस प्रकार से ये नाइट्रोनियम आयन और H2O बन जाता है। पहले इसमें प्रोटोनीकृत नाइट्रिक अम्ल बनता है और उसके बाद में नाइट्रोनियम आयन बनता है जो इलेक्ट्रॉन स्नेही का कार्य करता है। सिग्मा संकुल या एरिनियम आयन के sp3 संकृत कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण रुक जाता है, जिसके कारण ये एरोमेटिक गुण खो देता है। देखिए, जब इलेक्ट्रॉन स्नेही इस पर जुड़ता है, इस बंध पर यानी इस स्थिति पर जुड़ता है, तो यहाँ H पहले से है, एक H यहाँ पर है, तो ये H आप देख रहे हैं और E यहाँ पर जुड़ गया। किन इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा जुड़ा है? इस पाई बंध के इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा जुड़ा है। ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस कार्बन और E के बीच में यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही के बीच में बंध बना देते हैं। और ये वाला जो कार्बन है, अभी जो sp2 है वो इस स्थिति में sp3 कार्बन हो गया है। अब इसका एरोमेटिक लक्षण खत्म हो गया है, इसको कहते हैं एरिनियम आयन, क्योंकि इसमें यहाँ पर इस स्थिति पर धन आवेश है और हाइड्रोजन आपको जो यहाँ पर पहले से ही था वो ये दिख रहा है। तो एरिनियम आयन जो है वो एरोमेटिक नहीं होता है और इस एरिनियम आयन में इस प्रकार की अनुनादी संरचनाएं होती है। ये धनावेश यहाँ पर है, ये धनावेश अगली स्थिति में इस पर आ गया है और इसके बाद आप धनावेश को यहाँ देख रहे हैं और ये एरिनियम आयन का संकुल है। इस प्रकार से जब एरिनियम आयन बनता है तो उसमें एरोमेटिक लक्षण खत्म हो जाता है और एरोमेटिक लक्षण वापस प्राप्त करने के लिए प्रोटॉन का विलोपन होता है और ये जो प्रोटॉन है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ा हुआ है, ये H+ के रूप में अलग हो जाता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ छोड़ जाता है जो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, ध्यान से देखिएगा, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में द्विबंध के रूप में बन गया है। तो ये E जुड़ गया यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ गया और प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न हो गई। HCl और AlCl3 वापस प्राप्त हो गए हैं। तो AlCl3 ने क्या काम किया? हैलोजन वाहक का काम किया। इसी प्रकार से ये
HSO4 माइनस आयन भी इस प्रोटॉन को ले लेते हैं, H2SO4 बना देते हैं और उत्पाद आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन वाला बन जाता है। सम्मिलित रूप से हम इस क्रियाविधि को ऐसे देख सकते हैं कि पहले बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण होता है, एरिनियम आयन बनता है और एरिनियम आयन से प्रोटॉन के निष्कासन द्वारा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन उत्पाद प्राप्त होता है। आपने अभी देखा कि बेंजीन वलय पर किस प्रकार इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण होता है, एरिनियम आयन बनता है और एरिनियम आयन से प्रोटॉन के निष्कासन द्वारा अंत में हमें इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ करके उत्पाद प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं बेंजीन की योगात्मक अभिक्रियाएं। प्रबल परिस्थितियों जैसे उच्च ताप एवं दाब पर निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन हाइड्रोजनीकरण द्वारा साइक्लोहेक्सेन बनाती है। पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में 3 क्लोरीन अणु बेंजीन वलय पर जुड़कर बेंजीन हेक्साक्लोराइड C6H6Cl6 बनाते हैं, जिसे गैमेक्सिन भी कहते हैं। ये हाइड्रोजन का योग साइक्लोहेक्सेन बना रहा है, Cl2 का योग बेंजीन हेक्साक्लोराइड बना रहा है। तो इस प्रकार की योगात्मक अभिक्रियाएं भी बेंजीन में देखी जाती हैं। बेंजीन को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर कजली लो के साथ कार्बन डाइऑक्साइड एवं H2O बनती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं बेंजीन की सामान्य दहन अभिक्रिया को C6H5 + 15/2 O2। प्रोडक्ट्स क्या हैं, उत्पाद क्या हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर 15/2 नहीं लिखना है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 बेंजीन के मॉलिक्यूल्स हैं, 15 ऑक्सीजन है, तो ये 12 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनेंगे और 6 वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे। और अगर इसको सामान्य सूत्र द्वारा दर्शाना है तो इस प्रकार से इसको दर्शाया जाता है। एकल प्रतिस्थापित बेंजीन में क्रियात्मक समूह का निर्देशात्मक प्रभाव, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। क्रियात्मक समूह के निर्देशात्मक प्रभाव एकल प्रतिस्थापित बेंजीन में अगर कोई प्रतिस्थापी पहले से जुड़ा हुआ है तो वो प्रतिस्थापी ये निर्धारित करता है कि आने वाला समूह कहाँ जुड़ेगा। जैसा हम समझ सकते हैं इसको इस बात से कि अगर घर में कोई मेहमान आता है तो हम उसको कहाँ ठहराएंगे, कौन से रूम में उसको ठहरने की जगह देंगे, वो कौन निर्धारित करता है, जो हम हैं पहले से जो मेजबान है वो निर्धारित करता है। इसी प्रकार से बेंजीन वलय में आने वाला समूह कहाँ जुड़ेगा ये निर्धारित करेगा बेंजीन में पहले से उपस्थित समूह। देखते हैं बेंजीन का डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। 2 प्रकार के प्रतिस्थापी होते हैं। एक वो प्रतिस्थापी हैं जो आने वाले समूह को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर भेजते हैं, उनको हम कहते हैं ऑर्थो एवं पैरा निर्देशी समूह। और दूसरे प्रकार के समूह होते हैं मेटा निर्देशी समूह, जो आने वाले समूह को मेटा स्थिति पर भेजते हैं। यहाँ पर ये OH का आप देख रहे हैं, OH का डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस दिशात्मक प्रभाव। OH पर जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में आ गया है और यहाँ जो बंध है वो यहाँ इस स्थिति पर आ गए इलेक्ट्रॉन्स। तो ऋण आवेश बेंजीन वलय में ऑर्थो स्थिति पर है और पैरा स्थिति पर भी है, क्योंकि इसमें अनुनादी संरचनाएं होंगी, ये भी ऑर्थो स्थिति है। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि बेंजीन वलय में OH की उपस्थिति के कारण, ये पहले से उपस्थित समूह है, इसके कारण ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया है और इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाने से इलेक्ट्रॉन स्नेही कहाँ आएगा, ऑर्थो और पैरा स्थिति पर आएगा। OH समूह का -I प्रभाव भी कार्य करता है, जिससे बेंजीन वलय की ऑर्थो एवं पैरा स्थिति पर कुछ इलेक्ट्रॉन घनत्व घटेगा, किंतु अनुनाद के कारण इन स्थितियों पर व्यापक इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत कम घटेगा। इसलिए OH समूह बेंजीन वलय को इलेक्ट्रॉन स्नेही के आक्रमण के लिए सक्रियित कर देता है, यानी एक्टिवेट कर देता है। एरिल हैलाइड में हेलोजन यद्यपि विसक्रियणकारी होते हैं, डीएक्टिवेटिंग होते हैं, परंतु प्रबल -I प्रभाव के कारण ये बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम कर देते हैं, जिससे पुनः प्रतिस्थापन कठिन हो जाता है। हालांकि अनुनाद के कारण ऑर्थो एवं पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व मेटा स्थिति से अधिक है, अतः ये भी ऑर्थो एवं पैरा
निर्देशी समूह है, यानी Cl भी पैरा निर्देशी ऑर्थो पैरा निर्देशी समूह है। ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व यहाँ पर आप देख रहे हैं बढ़ा हुआ है। नाइट्रो समूह प्रबल -I प्रभाव के कारण बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम कर देता है। नाइट्रोबेंजीन में बेंजीन वलय पर व्यापक इलेक्ट्रॉन घनत्व घट जाता है, जो पुनः प्रतिस्थापन को कठिन बनाता है। अतः इन समूहों को निष्क्रियकारी समूह कहते हैं। मेटा स्थिति की तुलना में ऑर्थो एवं पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है। फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन स्नेही तुलनात्मक रूप में इलेक्ट्रॉन धनी स्थिति, यानी वो स्थिति है मेटा, पर आक्रमण करता है एवं प्रतिस्थापन कहाँ होगा? मेटा स्थिति पर होगा। आप देख रहे हैं इसकी नाइट्रो समूह के इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रभाव के कारण ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर धन आवेश आ गया है बेंजीन वलय में। ये ऑर्थो स्थिति है, ये पैरा स्थिति है, ये ऑर्थो स्थिति है, यहाँ पर धन आवेश आ गया है। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व तुलनात्मक रूप से केवल मेटा स्थिति पर अधिक है, इसलिए प्रतिस्थापन कहाँ होगा? मेटा स्थिति पर होगा। बेंजीन तथा बहुकेंद्रकीय हाइड्रोकार्बन जिनमें 2 से अधिक जुड़ी हुई वलय हो, विषाक्त तथा कैंसर जनित गुण दर्शाते हैं। बहुल केंद्रकीय हाइड्रोकार्बन कार्बनिक पदार्थों जैसे तंबाकू, कोल तथा पेट्रोलियम के अपूर्ण दहन से बनते हैं, जो मानव शरीर में प्रवेश कर विभिन्न जैव रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा डीएनए को अंततः नष्ट कर कैंसर उत्पन्न करते हैं। ये आप बेंजीन वाले कुछ कैंसर जन्य हाइड्रोकार्बन देख रहे हैं। 1,2 बेंज एंथ्रासीन, 3 मेथाइल कोलेंथ्रीन, 1,2 बेंज पायरीन, 9,10 डाईमेथिल 1,2 बेंज एंथ्रासीन, 1,2,5,6 डाई बेंज एंथ्रासीन, ये सब कैंसर जन्य पदार्थ हैं। आज के इस भाग में हमने एरोमेटिक यौगिकों के बारे में जाना। इससे पूर्व हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन एवं एल्काइन के बारे में विस्तार से हम पढ़ चुके हैं। इसी के साथ हाइड्रोकार्बन का ये अध्याय 13 यहीं समाप्त होता है। मिलेंगे अगले अध्याय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार एवं